ओके, वेलकम आप सभी का। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा को, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिकेट्सियास को। देखिए, इससे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनके बारे में डिस्कशन किया था। बैक्टीरिया को हमने डिस्कस कर लिया था, आर्किया को डिस्कस कर लिया था, और इसी सीक्वेंस में अब हम सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा का जो नेम है उसमें माइको वर्ड आ रहा है, माइको। तो माइको का मतलब फंजाई होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का फंजाई से कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। केवल वर्ड में माइको है, बाकी इसका फंजाई से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि दे आर जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, कि जो प्लांट किंगडम है उसके जोकर के रूप में इनको जाना जाता है। और जोकर का मतलब होता है जिसके अलग अलग सैप होते हैं, अलग अलग डिजाइन्स में जो दिखाई देता है, जिसको अपन हिंदी में बहुरूपिया बोल सकते हैं ना। तो मल्टीपल सैप, सेवरल सैप, सेवरल सैप। और किसी भी सेल के पास सेवरल सैप कब हो सकती हैं? जब उसके पास एक डेफिनेट सैप नहीं होती है, नो डेफिनाइट सैप, कि एक खास जो सैप होती है वो नहीं होगी, तो वो किसी भी सैप में हो सकती है। और डेफिनेट सैप नहीं होने का जो रीज़न होता है कि डेफिनेट सैप क्यों नहीं होती है, राइट, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल एब्सेंट है, और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इनके पास कोई डेफिनेट सैप नहीं है। और डेफिनेट सैप नहीं होने की वजह से इनकी सैप वेरी करती है ना। सेवरल सैप का मतलब सैप वेरी करती है, वेरिएबल सैप है, वेरिएबल सैप होती है। और वेरिएबल सैप के लिए एक अलग से वर्ड यूज होता है, दैट इज़ प्लियोमॉर्फिक, दैट इज़ प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियो का मतलब सेवरल होता है, और मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी होता है। तो सेवरल प्रकार की मॉर्फोलॉजी यानी कि डिफरेंट सैप जो होती है वो इनके पास हो सकती हैं, जैसे कि स्फेरिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल सैप भी हो सकती है, ये रोड सैप भी हो सकते हैं, है ना, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी सैप, डिफरेंट सैप्स हो सकती डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द सेल, की जो फिजियोलॉजी होती है कि किस प्रकार की नीड है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ऑफ द सेल। तो डिफरेंट कंडीशंस के दौरान इसकी सैप है वो अलग अलग, यानी कि एक ही सेल अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सैप रखती है, इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक बोल सकते हैं। वेरिएबल सैप इनके पास होती है, डेफिनेट सैप नहीं होती है क्योंकि सेल वॉल इनके पास एब्सेंट होती है। और इसी करैक्टर की वजह से हम इनको प्लांट किंगडम के जोकर्स के रूप में भी इनको जानते हैं। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर कंडीशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं तो इसका मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट है। और प्रोकैरियोटिक कंडीशन के कारण से हम माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया
विदाउट सेल वॉल भी बोल सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, और सेल वॉल नहीं पाए जाने से बाद में इनके सारे फीचर अपने आप ऐड हो जाते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। तो विदाउट सेल वॉल है, विदाउट सेल वॉल हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं। हालांकि आपने आर्किया की बात भी की थी, अगर इसको कंपेयर करें तो लास्ट क्लास में हमने आर्किया को डिस्कस किया था। आर्किया में भी सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल उनमें भी एब्सेंट है, बट आर्किया बैक्टीरिया नहीं है, नॉट ट्रू बैक्टीरिया, नॉट ट्रू बैक्टीरिया। तो ये टिपिकल अंतर हो जाएगा कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया। आर्किया जो है वो बैक्टीरिया नहीं है, वो एक अलग ग्रुप है। और हालांकि सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होती है सेल वॉल, और आर्किया में भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं, बहुत ही सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, और साइज जो होती है इनकी, माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो यहाँ से एक छोटा सा इशू जुड़ जाता है कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, तो जो बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर्स यानी कि ऐसे फिल्टर्स जिनसे हम बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, तो बैक्टीरियल फिल्टर्स से ये पास आउट हो जाते हैं। मीन्स अगर हमने एक बैक्टीरियल फिल्टर यूज़ किया तो जो बैक्टीरिया हैं वो तो इसमें यहीं रुक जाएंगे, वो फिल्टर नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने माइकोप्लाज्मा को यूज़ किया या माइकोप्लाज्मा को हमने बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर करने की कोशिश की तो वो इसमें से आगे निकल जाएंगे, तो दे कैन पास आउट, क्योंकि साइज छोटी है, स्मॉलर इन साइज। तो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं आकार के अंदर, बैक्टीरिया का एक निश्चित सैप होता है, जैसे कोकाई है, बैसिलस है या कोई दूसरा सैप हो, लेकिन माइकोप्लाज्मा का कोई डेफिनेट सैप नहीं होता है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से करैक्टर्स हैं माइकोप्लाज्मा के, जो इसको आर्किया से भी अलग बनाते हैं, इसको प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारे ट्रू बैक्टीरिया है उनसे भी अलग बनाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि दे आर अगेन प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट ही हैं, बैक्टीरिया ही हैं, बट विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया। ओके, कुछ हिस्टोरिकल बातें की जाएं तो ये सबसे पहले मैटर है 1843 का, और ये काम रहा है पाश्चर का। और पाश्चर ने जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, कैटल्स में होने वाली जो डिजीज हैं, न्यूमोनिया, तो उनके कोजल एजेंट के रूप में ये जो भेड़ें हैं उनको जो न्यूमोनिया होता है उसके कोजल एजेंट के रूप में, कि डिजीज़ किसने की, कोजल एजेंट के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, और इन्होंने इनका नाम दिया था PPLO। तो PPLO जो वर्ड है वो पाश्चर से कनेक्टेड है, और PPLO का मतलब है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोसैप वाले हैं, न्यूमोनिया डिजीज खोज करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया था दैट वाज PPLO।
तो PPLO भी इन्हीं के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में दिया हुआ नाम है जो कि पास्चर से कनेक्टेड है। इसके बाद में रियल माइकोप्लाज्मा की अगर बात की जाए तो ये काम 1898 का है, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट रहे हैं दैट इज नॉकार्ड एंड रॉक्स। तो नॉकार्ड एंड रॉक्स ने इनको साइंटिफिकली डिस्कवर किया और इनको माइकोप्लाज्मा के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो PPLO भी प्लियोमॉर्फिक सैप रखते हैं, माइकोप्लाज्मा भी प्लियोमॉर्फिक सैप रखते हैं। न्यूमोनिक डिजीज माइकोप्लाज्मा भी कोच करते हैं, PPLO भी करता है, लेकिन स्टार्टिंग में इनको PPLO नाम दिया गया था, और बाद में नॉकार्ड एंड रॉक्स का जो वर्क है उसके बाद में इनको प्रॉपर जो माइकोप्लाज्मा नाम है ये इनको दिया गया था। तो डिस्कवरी ऑफ माइकोप्लाज्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो दैट विल बी दिस वन, कि आपको नॉकार्ड एंड रॉक्स को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ हम और सेलुलर फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, इसमें हमने पहला पॉइंट ले सकते हैं कि इनमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट वाले पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं कि बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन को सिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं होती है, नॉट एबल है, not able to synthesize पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण से कि इनमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि हम बात करें कि बैक्टीरिया को किल करने वाले एंटीबायोटिक्स में जैसे कि पेनिसिलिन है, सिमिलरली अगर हम बात करें तो एम्पिसिलिन है, तो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन ऐसे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इन पे कोई असर नहीं होता है, नो इफेक्ट। तो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो माइकोप्लाज्मा को हम उनके द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, माइकोप्लाज्मा के ऊपर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसे अगर हम लाइसोजाइम की बात करें तो वो भी पेप्टिडोग्लाइकॉन को तोड़ता है, तो लाइसोजाइम का भी यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। नो इफेक्ट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है वो पेनिसिलिन को लेकर के, एम्पिसिलिन को लेकर के, लाइसोजाइम्स को लेकर के रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट, इनके ऊपर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन। जो बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया को किल करने वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये पहला इशू आ गया कि हमने इनकी सेल वॉल को डिस्कस किया। इसके बाद में हम इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जा सकते हैं। माइकोप्लाज्मा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये स्पेशल है, कुछ स्पेशल बोलने के पीछे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तो इसका जो अरेंजमेंट है वो ट्रिपल लेयर के रूप में होता है, बाई लेयर की जगह पे ट्रिपल लेयर कंडीशन पाई जाती है। तो सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर के रूप में प्रेजेंट है,
और मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं, उन लिपिड्स में, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं, उन लिपिड्स के अंदर चीफ कंपोनेंट जो है, चीफ कंपोनेंट दैट आर स्टीरोल, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरोल जस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल तो स्टीरोल का ही एक, स्टीरोल एक ग्रुप है, कोलेस्ट्रॉल तो एक टाइप है उसमें से। तो इनकी मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अलग है, कि मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि माइकोप्लाज्मा को जब हम कल्चर करते हैं, माइकोप्लाज्मा को जब कल्चर किया जाता है, तो कल्चर के दौरान माइकोप्लाज्मा को मीडियम के अंदर जो स्टीरोल्स हैं या जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीडेड होता है। यानी कि अगर हम कल्चर मीडिया में कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड नहीं कराएंगे या स्टीरोल्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जब हम इनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराएं या कल्चर कराएं तो हमें मीडियम में स्टीरोल्स ऐड करने पड़ते हैं, मीडियम में स्टीरोल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमें कॉलोनी मिलती है। तो दे फॉर्म कॉलोनी फॉर्मेशन। और माइकोप्लाज्मा की जो कॉलोनी है उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, कि कॉलोनी को अगर हम बाहर से देखें तो उसकी मॉर्फोलॉजी जस्ट लाइक फ्राइड एग अपीयरेंस देता है, फ्राइड एग अपीयरेंस। जैसे एग फ्राई करने पे जो कंडीशन होती है, बिल्कुल उसी प्रकार का सैप, उसी प्रकार का डिज़ाइन हमें माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी का देखने को मिलता है। तो ये एक इनका कल्चर से जुड़ा हुआ इश्यू है, लेकिन हमें इसमें ध्यान में रखना है कि कल्चर के दौरान स्टीरोल्स की या कोलेस्ट्रॉल की जो नीड होती है, जैसे कि पर्टिकुलर वन इज माइकोप्लाज्मा, इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है एनएरोप्लाज्मा, इसी प्रकार से यूरिया प्लाज्मा। जब हम इनको कल्चर कराते हैं तो इनको कोलेस्ट्रॉल नीडेड है। कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल के बिना हम इनको कल्चर नहीं करा सकते। सिमिलरली अगर हम बात करें तो दिस इज द ग्रुप ए कोले प्लाज्मा, इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है एस्टेरोप्लाज्मा, and the third one is thermoplasma। तो इन ग्रुप्स को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट नीडेड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, मेनली आपका जो कंसर्न है वो माइकोप्लाज्मा तक ही रहना है। तो माइकोप्लाज्मा को कोलेस्ट्रॉल नीडेड होता है, हालांकि माइकोप्लाज्मा की तरह ही एनेरोप्लाज्मा है, यूरिया प्लाज्मा है, ये सब भी जो मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये भी ग्रुप ही है माइकोप्लाज्मा की तरह ही, लेकिन मेजर कंसर्न हमारा माइकोप्लाज्मा का है। तो आप ध्यान रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा को कोलेस्ट्रॉल ये सब नीडेड होते हैं।
और पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर सेलुलर कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सेकंड हम इसको आगे ले लेते हैं। इनकी जो सेंसिटिविटी होती है जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, उनका तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑस्मोटिक शॉक यानी कि हम सराउंडिंग की जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं अगर हम उनको चेंज कर दें, ऑस्मोटिक कंडीशंस हों या डिटर्जेंट और इसी प्रकार से जो अल्कोहल है राइट, इसी प्रकार से क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इन सब का इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है, यानी कि माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ इनसे इनहिबिट हो जाती है। तो चाहे तो हम एंटीबायोटिक्स के रूप में बात करें तो वन इज़ क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इनसे इनको स्टॉप किया जा सकता है। और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ऑस्मेटिक कंडीशंस हैं उनको चेंज करके भी हम माइकोप्लाज्मा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिटर्जेंट से इनको डिस्टर्ब किया जा सकता है और जो अल्कोहल यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनसे इनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। मोस्टली जो माइकोप्लाज्मा है दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, मोस्टली उनका जो रेस्पिरेशन मोड है दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलने का मतलब ये होगा कि रियल नेचर उनका यानी कि नॉर्मली कैसे होते हैं वो एरोबिक होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, या ऑक्सीजन नहीं होने पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो नॉर्मली रियल नेचर तो इनका एरोबिक ही होता है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, बट ऑक्सीजन नहीं होने पे भी ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो नॉर्मल नेचर कैसी होती है, फैकल्टेटिव एनारोब्स के रूप में ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो इनके पास जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी ये नहीं होती है, मोर्टेलिटी एब्सेंट होती है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला, सीलिया ये सब एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट है और जो सीलिया बैंड्स ये सब एब्सेंट है इनके पास। माइकोप्लाज्मा केवल एक मूवमेंट देते हैं, दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट। माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स होती हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट देती हैं। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कहाँ देंगे, ऑन मोइस्ट सरफेस। तो जहाँ पे मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर वाली जगह के ऊपर ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। बाकी फ्लैजिलर मूवमेंट या सीलिया के थ्रू ये मूवमेंट ऐसा इनमें नहीं पाया जाता है। तो ओनली ग्लाइडिंग मूवमेंट हमें माइकोप्लाज्मा में देखने को मिल सकती है।
इसी प्रकार से इनका जो जीसी कंटेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिंगल मॉलिक्यूल ही मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और उसमें जो जीसी कंटेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें जीसी कंटेंट वेरी करता है 23 से 40% तक। तो जो हमारे आर्किया हैं उनसे कम होता है और बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। तो परसेंटेज जीसी कंटेंट डीएनए स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, डीएनए स्टेबिलिटी। इसी प्रकार से इनमें जेनेटिक कोड को लेकर के भी डिफरेंस पाया जाता है। जेनेटिक कोड के एंगल से हम ध्यान देंगे कि वन इज द स्टॉप कोडॉन, दैट इज UGA, जो कि नॉर्मली एक स्टॉप कोडॉन होता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर UGA को कोड किया जाता है, कोड फॉर ट्रिप्टोफान। तो बाकी सिस्टम्स के अंदर जिस कोड का मतलब स्टॉप कोडॉन होता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर उसके द्वारा जो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड्स है उसको कोड किया जाता है। यानी कि जेनेटिक कोड थोड़ा सा डिफर कर रहा है, जेनेटिक कोड में डिफरेंस है। में एक स्टॉप कोडॉन कम होता है, अदरवाइज 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, इनमें 2 ही स्टॉप कोडॉन होंगे। वन सेकेंड। ओके, कुछ और पॉइंट्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वन इज स्टैनिंग, कि जब माइकोप्लाज्मा को स्टैन किया जाता है तो स्टैनिंग के लिए जो डाई यूज होती है, दिस इज डाई इंस। तो डाई इंस को यूज किया जाता है फॉर स्टैनिंग। इसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा के लिए हम अगर हैबिटाट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डाइवर्स हैबिटाट्स में ये पाए जाते हैं, क्योंकि इवन थर्मोफाइल तक हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस और जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनमें हमें देखने को मिल जाएंगे। और मेनली जो माइकोप्लाज्मा का कनेक्शन है कि दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक हैं, ये ह्यूमंस में भी हैं। और उसके बाद में अगर हम फाइटोप्लाज्मा की बात करें तो वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले माइकोप्लाज्मा हो जाते हैं। तो मोस्टली जो डिजीज़ हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ कोज करते हैं। मेनली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। इसी प्रकार दिस इज कॉन्टेजियस बोविन। बोविन का मतलब जो गायें होती हैं, बोविन प्लूरोनिमोनिया, CBPP। दिस इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब जो संक्रामक होता है, एक से दूसरे में फैल जाता है, और हालांकि काफ़ी सारे कैटल्स में पाया जाता है। दिस इज प्लूरोनिमोनिया।
इसमें आप एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो लंग्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, लंग्स इन्फेक्टेड, और डिजीज होने पे जो लंग्स के पार्ट हैं, लंग्स के पार्ट में एक खास प्रकार का सिम्टम बनता है, दैट इज़ मार्बल्ड अपीयरेंस। मार्बल्ड अपीयरेंस, जैसे मार्बल के पत्थर होते हैं ना, उनमें जो डिज़ाइंस होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से मार्बल्ड कंडीशन हमें लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनमें देखने को मिलती है। तो माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन की बात होती है। माइकोप्लाज्मा से ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, और मोस्टली जो यूरिनोजेनाइटल डिजीज होती है, यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शंस, जिनसे स्टेरिलिटी वगैरह भी कोज हो सकती है, तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं मेनली। तो काफ़ी सीवियर इन्फेक्शंस हैं वो ह्यूमंस में भी हमें देखने को मिलती है। डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा का जो डिटेक्शन है उसके लिए एलिजा टेस्ट, इसमें हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एलिजा टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के अंदर हम हीमाग्लूटेशन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए, फॉर डिटेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट हमारे पास रह जाएंगे माइकोप्लाज्मा को लेकर के। माइकोप्लाज्मा एक छोटा सा सेक्शन है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है, तो ऑलमोस्ट हम इन चीज़ों को माइकोप्लाज्मा में कवर कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना। तो ये तो बात रही माइकोप्लाज्मा की, और इसके बाद में हम एक नेक्स्ट सेक्शन इसमें कवर करेंगे रिकेट्सिया का। तो देखिए रिकेट्सिया भी एक ग्रुप है पूरा का पूरा, जैसे माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है वैसे रिकेट्सिया भी एक ग्रुप है। रिकेट्सिया सिंगल के लिए हम रिकेट्स बोलेंगे, रिकेट्सियास पूरा ग्रुप हो जाएगा, रिकेट्सियास। तो ग्रुप है एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनके कुछ फीचर्स भी इसी प्रकार से हैं जो थोड़ा सा अलग हैं, हमें इसको भी एक अलग ग्रुप के रूप में लेना है। वन इज ऑब्लिगेट होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ग्रो करते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर या तो पैरासाइट्स होते हैं या म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, यानी कि जब भी ग्रो करेंगे विद इन सेल ग्रो करेंगे, विद इन सेल। तो सेल से बाहर इंडिपेंडेंट ग्रो नहीं करते हैं, जब भी ग्रो करेंगे सेल के अंदर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर कंडीशन के अंदर ही ये ग्रो करते हैं। मेनली जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हों या हमारे मेनली देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स एंड ऑर्थोपोड्स, वर्टिब्रेट्स एंड
ऑर्थोपोड्स उनके साथ इनका एसोसिएशन होता है, वर्टिब्रेट्स और ऑर्थोपोड्स के साथ। और इनको कल्चर कराने के लिए, अगर इनको कल्चर कराना हो तो कल्चर कराने के लिए दे नीड ब्लड सीरम। तो ब्लड का जो सीरम वाला पार्ट है वो नीडेड होता है, क्योंकि ब्लड सीरम के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को ये यूज़ करते हैं। तो कल्चरेबल है, कल्चर कराया जा सकता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को कल्चर कराने के लिए हमें स्टीरोल्स की ज़रूरत होती है। रिकेट्स को कल्चर कराने के लिए ब्लड सीरम की ज़रूरत होती है। इनके कुछ फीचर्स हैं जो स्पेशल हैं, थोड़े से अलग हैं, उनको हम ले सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड को ये यूज़ करते हैं। ग्लूटामिक एसिड they use to produce ATP। तो ग्लूकोज की जगह पे ग्लूटामिक एसिड को ये कंज्यूम करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। मेनली इनकी जो सैप होती है वो जैसे कि रोडसेप्ट या कोकोइड हो सकते हैं या प्लियोमॉर्फिक हो सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव है। ग्राम सस्टेनिंग को रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और फ्लैजिला इनमें अपसेंट होता है। तो बैक्टीरियल सेल ही हैं, इनमें ना फ्लैजिला है ना इनमें सेल वॉल है। रोडसेप, कोकोई, प्लियोमॉर्फिक इस प्रकार के हो सकते हैं। मोस्टली जब ये लिविंग्स के अंदर सरवाइव करते हैं तो जो आपका एसोसिएशन है, जैसे कि रेटिकुलो एंडोथेलियल, वहाँ के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और ऐसे ही जो वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर मेनली ये ग्रो करते हैं। म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज मेनली इंसेक्ट्स के साथ म्यूचुअलिज्म पाया जाता है इनका। म्यूचुअलिज्म विथ इंसेक्ट्स। इनकी जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी की बात की जाए तो इनकी डिस्कवरी का कनेक्शन है होवार्ड टी रिकेट से। इन्होंने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो इनके रेस्पेक्ट में ही इनको रिकेट्सिया बोला जाता है। और इन्होंने जब इनको डिस्कवर किया था तो पर्टिकुलर डिजीज़ थी, दिस इज टाइफस, और दूसरी डिजीज़ थी रॉकी माउंटेन फीवर। रॉकी माउंटेन फीवर, तो टाइफस फीवर और रॉकी माउंटेन फीवर यानी कि जो बुखार होती है, फीवर के कोजल एजेंट के रूप में इनको डिस्कवर किया गया था।
पॉइंट्स की इसमें बात करें तो वन इज क्यू फीवर। क्यू फीवर, तो क्यू फीवर भी रिकेट्सिया से ही कोज होता है। दिस इज कॉक्सीला। रिकेट्सिया का जीनस है कॉक्सीला, कॉक्सीला बर्नेटी। तो क्यू फीवर इनकी माइकोप्लाज्मा से नहीं, ये जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं रिकेट्सिया उनसे होने वाली डिजीज है। नॉर्मली जो फीवर्स हैं जैसे टाइफस फीवर है, रॉकी माउंटेन फीवर है, क्यू फीवर है, ये सब रिकेट्सिया से होने वाले हैं। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो दे आर ससेप्टिबल टू टेट्रासाइक्लिन। ससेप्टिबल टू टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होते हैं ये उनको रिस्पॉन्स देते हैं और नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं कि टेट्रासाइक्लिन इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और टेट्रासाइक्लिन ही आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्सो इनहिबिट फाइटोप्लाज्मा, कि जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं फाइटोप्लाज्मा को भी टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो जो प्लांट डिजीजेज होती हैं फाइटोप्लाज्मा से होने वाली जो प्लांट डिजीजेज होती हैं, प्लांट डिजीजेस, तो उन प्लांट डिजीजेस की रोकथाम के लिए या उनके डिजीज को रिकवर करने के लिए टेट्रासाइक्लिन ही दिया जाता है। टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, और पूरी बॉडी के अंदर टेट्रासाइक्लिन पहुंच जाए इसके लिए टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन कहाँ दिए जाएंगे? इन फ्लोएम। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कल्चर कहाँ किया जा सकता है, कल्चर में रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिजीज़ कौन सी स्पेसिफिक या एंटीबायोटिक्स के प्रति इनके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, थोड़ा सा हम इनको ध्यान में रख सकते हैं। और रिकेट्सिया से मिलते जुलते जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपन रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनके फीचर इनसे मिलते जुलते होते हैं उनको अपन जैसे पीपीएलओ बोला था वैसे आरएलओज भी होते हैं। दिस इज रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास दो स्पेसिफिक ग्रुप्स थे, एक माइकोप्लाज्मा की बात की, दूसरा हमने रिकेट्स की बात की। दोनों ही बैक्टीरिया हैं लेकिन विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं। दोनों के फीचर्स कुछ अलग अलग हैं और दोनों के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अपन कवर कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बैक्टीरिया आपको कवर करना होता है, आर्किया कवर करना होता है, माइकोप्लाज्मा कवर करना होता है, रिकेट्स को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फर्दर तो फिर हम और भी बहुत सारे ग्रुप्स उन पे जा सकते हैं, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट हमारा बीएससी एमएससी क्लासेस का या कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नहीं रहता है, तो हम इतना इसमें तैयार कर सकते हैं।